हमारी अदलिया दुनिया की जो 128 ममालिक की अदलिया की फहरिस्त है। टोटल जो दुनिया के ममालिक हैं उनमें 120वें नंबर पर है। मतलब पीछे से हम फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से नहीं, पीछे से। हमारे बाद 8 ममालिक रह जाते हैं जिनकी अदलिया हमसे भी ज़्यादा गंदी कह लें, बुरी कह लें। हमारे तमाम इदारे, हर मतलब आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेजेस, हमारे महकमा, किसी महकमा माल में चले जाएं, महकमा इनहार में चले जाएं, महकमा फूड में चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अवाम हर इदारे में ज़लीलो ख़ार होती है। और हमारी अदलिया का यह तुर्रा इम्तियाज़ कह लें कि ये पीछे से नंबर 1 आने की कोशिश में मुब्तला है। हम लाख झुठला लें कि ये फहरिस्त ठीक नहीं है, डेनमार्क क्यों पहले नंबर पर है और यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों पहले 10 नंबरों पे हैं। हद ये है कि हमारे साथ जो भारत है, हम भारतीय फिल्में देखते हैं, उनका अदालती निज़ाम भी नंगा अदालती निज़ाम हमें नज़र आता है, लेकिन उसकी पोजीशन भी इस फहरिस्त में 69 नंबर पर है। मतलब हमसे भारतीय अदालतें भी बहुत बेहतर है, मतलब 50 दर्जे बेहतर है, 50-51 दर्जे बेहतर हैं, और हम उनसे भी बुरे और गए गुजरे हैं। हमारा अदालती निज़ाम आज से नंगा नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू कर लें या उससे भी पीछे शुरू कर लें, जस्टिस मुनीर से शुरू कर लें, किसी से भी शुरू कर लें, हम इसी तरह की अदालतों के मालिक हैं जहां करप्शन है, जहां दादरसी नहीं है किसी गरीब की, किसी कमज़ोर की, जहां सिर्फ और सिर्फ बड़ों को नवाजा जाता है, दौलतमंदों को नवाजा जाता है और आम आवाम रुल जाते हैं। ये अदालत उमर अता बंदियाल के दौर में क्या काम करती रही, सबके सामने है। इसी आला अदलिया ने साकिब निसार के दौर में क्या कुछ गुल खिलाए, वो भी सबके सामने है। यही अदालत इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में किस तरह से, जस्टिस गुलजार के ज़माने में किस तरह से, मतलब एक एक बंदा या एक चीफ जस्टिस साडा गंदा, माजरत के साथ। अब जस्टिस फायज़ ईसा हैं, लेकिन जस्टिस फायज़ ईसा के होते हुए एक बहुत बड़ा स्कैंडल सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। गुज़श्ता दिनों मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस पर, इस फैसले में मौजूद 4 जजेस पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आया है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार, रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं, और बड़े ही मुमताज़, बड़े ही सीनियर सहाफ़ियों में उनका जिक्र होता है। और एजाज़ सैयद भी उनके शो में कभी कभार, उनके प्रोग्राम में जाके बैठते हैं। सीनियर रिपोर्टर हैं एजाज़ सैयद, जियो न्यूज़ के और जंग के। उन्होंने एक तहलका खेज़, मतलब ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अदलिया पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। राजा साहब ने, राजा आतिफ जुल्फ़िकार ने एक रिपोर्ट अपने शो में, अपने प्रोग्राम में जारी की है, सुनाई है, दर्द भरी कहानी सुनाई है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच बना था, इस बेंच के जजेस को मुबैना तौर पर ख़रीदा गया 1 अरब रुपए में। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है, आप उठा के देख रहे हैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार को, आपको ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। 1 अरब रुपए की डील हुई और डील करने वाले मुबैना तौर पर फराग होगी, और वो जो जज हैं जस्टिस साहब, जिनके बारे में फवाद चौधरी ने कहा था कि इनकी अदालत के बाहर ला के ट्रक खड़ा कर दें
और मर्जी के फैसले ले लें। वो जज साहब खुद भी और उनके बेटे भी इस हवाले से बड़े बदनाम हैं। सच झूठ अल्लाह की ज़ात जानती है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, कौन राशि है, कौन रिश्वत नहीं लेता, कौन हेरा फेरी करता है, कौन नहीं करता। ये दिलों के भेद सिर्फ रब की ज़ात जानती है। लेकिन जो बातें ज़ुबानें ज़्यादा आम होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई बात बाहर आती है। 1 अरब रुपए की डील हुई, मतलब 4 जज्जां नूं 20 करोड़ आ गया, यूं कह रहे। राजा आतिफ ने उस बैंक का नाम भी दिया है जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हुई। बदनामे ज़माना बैंक है, वो कंट्री है माल्टा जिसका वो बैंक है। और कहा जाता है कि फरागोगी इस वक्त माल्टा में हैं। क्रिमिनल्स को, फ्रॉडियों को, बुरे लोगों को संभालने के लिए ये यूरोप की ये कंट्री बहुत आगे है। वो कहती है बस पैसा ले आओ, जिथों मर्जी ले आओ, हम अपने बैंकों में रखेंगे। ये इंतहाई बदनामे ज़माना बैंक है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुई। और ये मैं आपको बैंक का नाम भी बता देता हूँ, उस अकाउंट का नंबर भी बता देता हूँ जिसके ज़रिए ये सारे का सारा रकम जो है उसकी अदायगी की गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी जज का नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिया जा सकता है तो उसकी कारकर्दगी की बिना पर लिया जाता है। जस्टिस फाइज़ ईसा को लोग अच्छा इसलिए कहते हैं कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने खुद अपनी ही सुप्रीम कोर्ट में अपने ही खिलाफ मुकदमे को फेस किया है। उन्होंने, उनकी वाइफ सरीना ईसा ने उस मुकदमे को फेस किया अपने मुखालफिन जजों के सामने और सुरखरू हुए मुकदमा जीता। इसलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। जस्टिस भगवान दास थे, आज तक लोग उनका नाम लेते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए कि उनके कोई सिलवट नहीं है, कोई उन पे दाग नहीं है, उनके कपड़ों पे किसी तरह की करप्शन का, किसी तरह की रिश्वत का, किसी तरह की हेरा फेरी का क्यों नाम आता है बार बार। जस्टिस मुज़ाहर नकवी का क्यों नाम आता है, जस्टिस एजाजुल हसन का, या दूसरे जो जजेस हैं जो उमर अताब बंदियाल की जोटी थे, ग्रुप थे उनका, उनके नाम क्यों आते हैं बार बार। आखिर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। एवें तो कहानियां नहीं बन रही, कुछ ना कुछ स्टोरी में जान डालने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि नाकाबिले माफ़ी होता है, जो कि प्रूव करता है, जो सबूत देता है और जिसकी बिना पर बात आगे बढ़ती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बैंक का नाम है, सॉरी ग्लासेस ज़रूरी इस मामले च। ये बैंक का नाम है जी पिलाटस बैंक है माल्टा का, और ये अकाउंट नंबर है MT71MALT01100। ये वो बैंक है और ये जनाब वो अकाउंट नंबर है जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर ये ट्रांजैक्शन हुई, ये सौदा हुआ और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए इस रकम की अदायगी की गई। अच्छा, 2 बातें बड़ी अहम हैं इस केस में। पहली कि ये मामला बड़ा हसास है, मिलिट्री कोर्ट्स का आम मामला नहीं है। दुनिया की नंबर 1 हमारी ISI को कहा जाता है, हमारी सेंसिटिव एजेंसी जो है, हसास एजेंसी जो है ISI, उसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। ये कह लें कि दुनिया नहीं कहती, हम ही कहते हैं, तो चलो इस तरह भी बात ऐसे भी कर लें। है तो बड़ी
जो हसास एजेंसीज हैं उनमें नाम पाकिस्तान की आईएसआई का। दुश्मन डरता है, हर तरह का दुश्मन डरता है आईएसआई से, और आईएसआई के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के हवाले से बड़ी पूरी दुनिया में एक शोहरत है आईएसआई की। पहली बात तो ये है कि आईएसआई इसका सुराग लगा रही है, बहुत ज़रूरी बात। दूसरी बात कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस फाइज ईसा, जिनके कपड़ों पे किसी तरह का दाग नहीं है। क्या वो इस मामले को संजीदगी से लेंगे? जो सोशल मीडिया से मवाद इकट्ठा किया है राजा आतिफ जुल्फकार ने, क्या वो इस सारे मामले की पूरी तरह से छानबीन करेंगे? फौजी अदालतों का मामला है, आम अदालतों का मामला नहीं है। तय ये हुआ था कि ये देंगे और इसके इवज़ एक ही समात में आप लोगों ने फैसला देना है और फौज के खिलाफ देना है, और ये फैसला होगा। ये सारी की सारी जो जितनी कहानी है, इसका पोल खुलना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए, कम से कम पाकिस्तानी लोगों के सामने आना चाहिए। अगर ये सब झूठ है तो टंग देना चाहिए उन लोगों को जो ये इस तरह की खबरें या इस तरह का पैनिक फैलाते हैं। और अगर ये खबर सच है तो फिर तुसी जानो त्याड़े जज जानन, क्या फैसला करते हैं ये आप जाने, आपकी अदालतें जाने, आपके जस्टिस जाने, और अवाम का, इस मुल्क का जो वक़ार पहले से मजरूह है उसे बहाल कैसे किया जा सकता है, ये आपको पता है। दूसरी मेरे पास जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि जो एनओसी जारी किया हुआ था हुकूमत सिंध ने मलिक रियाज के लिए, बहरिया टाउन के लिए, वो मलीर में जो बहरिया टाउन है जिसमें सैकड़ों देहात मरिया मेट किए गए, लोगों के खिलाफ, देहातियों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, कई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कई की जान गई, और यूं वो सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन सीधी करके वहाँ बहरिया टाउन बनाया गया। उसका जो एनओसी था वो सिंध हुकूमत ने वापस ले लिया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची बंद हो गया, ठप हो गया। इसी तरह के इल्ज़ामात हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी पर भी कि यहाँ भी बहुत सारे देहात, बहुत सारे देहाती मुतासिर हुए, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, कुछ को कुछ छोटी मोटी पेमेंट की गई और कुछ को कोई पेमेंट ना की गई। ठीक है, बहरिया दस्तरखान, वहाँ गरीब लोग खाना खाते हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर आप हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा के इस मुल्क के गरीबों को, या इस मुल्क को, इस रियासत को, दूसरी तरफ आप 300 बंदे को खाना खिला के कह दें कि आप बड़े हाजी हैं, तो वो सबके सामने आता है। बहरिया टाउन में जिसकी इन्वेस्टमेंट है कराची में, वो तो रुली गए। बहरिया टाउन रावलपिंडी वालों को भी वक्ता डला हुआ है, और लाहौर के बहरिया टाउन के हवाले से भी तरह तरह की खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं। सियाने सच कहते हैं कि हर चमकदार चीज़ जो है ना वो सोना नहीं होता। देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिन लोगों को, जिनके घरों को, जिनके देहात को गिराया गया, उनकी बद्दुआओं ने आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही था ना। जस्टिस फाइज ईसा ने घेरा हुआ है मलिक रियाज को और उसके सारे बहरिया टाउन को। सिंध हुकूमत भी पड़ गई है उसके पीछे। आपस की बात है, आसिफ अली जरदारी इसके तमाम इस तरह के गुनाहों में, स्पेशली कराची बहरिया टाउन के गुनाहों में साथ शामिल है। वो बरी जिम्मा नहीं है, उसने ही उसे सारी सहूलियात दी। और लाहौर में बिलावल हाउस जो बहरिया टाउन में बना हुआ है ना, वो भी एक सियासी रिश्वत है। बहरिया टाउन को, मलिक रियाज को घेरा हुआ है जस्टिस फाइज ईसा की अदालत ने,
लेकिन वो मुल्क से भागा हुआ है अपने बीवी बच्चों के हमरा। पूरा ख़ानदान इतना से गया। वो जो कहता था ना कि 36 फौजी ऑफिसर उसके ज़ाती मुलाजम हैं, वो 36 फौजी ऑफिसर्स का पता नहीं अब क्या बनता है, बैरिया टाउन के दफातर का क्या बनता है। वो खुद यहाँ से भाग गया और जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो उसके पाँव से लिपटा हुआ था कि मैनू किसी तरह बचा लो। तो यही सुनवाई है। उस दिन भी मैंने अपने व्लॉग में ये बात आप दोस्तों को बताई थी कि वहाँ इसकी एक नहीं सुनी गई, नवाज शरीफ ने इसे घास नहीं डाली, उल्टा नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने इसे धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाला, जान नहीं छोड़ रहा। ऐसी दौलत का और शोहरत का आपको क्या फ़ायदा जो आपको इज्जत ही ना दे सके। ये इज्जत देने वाली ज़ात रब की है। ये इज्जत किसी दौलत से, ये किसी पैसे से, ये किसी जायदाद से, ये किसी ज़मीनों से, ये किसी तरह की हाउसिंग स्कीमों से नहीं मिलती। यही ख़ास ख़बरें हैं आज मेरे पास। नवाज शरीफ के साथ अदालत में क्या हुआ वो अलग से एक स्टोरी है। नवाज शरीफ की सियासत किधर जा रही है अलग से एक स्टोरी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इन फ्यूचर जो बड़ी लड़ाई होने जा रही है उस पर मैं बहुत जल्द व्लॉग करने जा रहा हूँ। और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार। एक सब्सक्राइब का बटन ऐसे पुश करने से कुछ नहीं होता, कोई बिल नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगना, ना कोई जोर लगता है बहुत सारा। और जिस दोस्त को चाहिए कि मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देख सकें या मेरा हर नया आने वाला व्लॉग देख सके, तो उसे चाहिए कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जो है उसे दबा ले, जिसे मैं कहता होता हूँ कि टल्ली मार लो टल्ली, रन करके। अल्लाह हाफिज़।